नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे कई वीआईपीज के साथ काले कपड़ों के चलते हुए सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को कई बार देखा होगा। ये एनएसजी के जवान हैं। ये जवान भारत की दूसरी किसी भी फोर्स से बिल्कुल अलग और खास होते हैं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह हैं। देश के साथ साथ इनके ऊपर बड़ा जिम्मा वीआईपी की सुरक्षा का भी है। बेहद टिप-टॉप और अलर्ट दिखने वाले इन जवानों के बारे में जानना दिलचस्प हो जाता है। किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने का इनका अपना तरीका होता है। इनके अपने हथियार हैं जो दुश्मन का कलेजा कंपाने वाले हैं। ये बम धमाके, ये गोलियों की गूंज और आतंकियों की ये टोली साजिशों का मंसूबा है, जिसमें आतंकियों का मकसद बिल्डिंग पर कब्जा करना है और अपने नापाक इरादों के बूते दहशत की नई इबारत लिखना है। आतंकियों का बिल्डिंग पर कब्जा हो चुका है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये आतंकी यूं ही अपने आतंक से डराएंगे या फिर इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कोई जुगत अब सामने आएगी और फिर कुछ ही पल में यह तस्वीर साफ हो जाती है। एनएसजी के पास ऐसे महत्वपूर्ण गैजेट्स हैं जो कि विस्फोटक को समाप्त करने के लिए पूरी अपने अंदर तकनीक रखते हैं। यहां पर आप जो सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, ये आरओवी है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, जिसमें एक बैग में विस्फोटक रखा हुआ था। उस विस्फोटक को वहां से उठा करके एनएसजी के पास जो यहां पर टीसीवी है उसके में इसको डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस जो व्हीकल है, इस व्हीकल के जरिए यहां पर उसको नष्ट किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से ऑपरेशन करना है उसको भी एनएसजी के कमांडो यहां पर दिखा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ जहां रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के जरिए विस्फोटक को नष्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसजी के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे ड्रॉप किए जा रहे हैं और यहां जो बिल्डिंग को हाईजैक टेररिस्टों के जरिए बनाया गया है, उस बिल्डिंग को यहां पर पूरी तरीके से खाली कराना है। आप जो कमांडो के साथ डॉग देख रहे हैं, ये कमांडो के साथ K9 डॉग स्क्वाड एनएसजी की टीम है और ये K9 डॉग स्क्वाड टीम जो है वो काफी महत्वपूर्ण इस वक्त एनएसजी के साथ मानी जाती है, क्योंकि K9 कमांडो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इन K9 कमांडोज के जरिए अब एनएसजी की टीम जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशन करती है। यहां पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जब भी कोई हाईजैक या रूम इंटरवेंशन करना होता है एनएसजी के कमांडो को और कोई आतंकी उस पूरे एरिया को हाईजैक कर लेता है, तो उसको छुड़ाना कैसे है, ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर ड्रॉप किया जाता है। आप पूरा ऑपरेशन यहां पर देखिए कि इस बिल्डिंग में जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को यहां पर हाईजैक किया हुआ है, उनको छुड़ाने की कोशिश इस वक्त जो एनएसजी के कमांडो हैं वो कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश एनएसजी की तरफ से की जाती है। आखिरकार इंतजार खत्म होता है। काले लिबास में जवानों की एक टुकड़ी उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ आतंकियों की टोली। थोड़ी ही देर में एक धमाके की गूंज सुनाई देती है और इसके बाद गोलियों की गड़गड़ाहट से जमीन और आसमान गूंज जाते हैं। जिस बिल्डिंग पर थोड़ी देर पहले आतंकियों का कब्जा होता है, वहां अब उनकी लाशें बिछी नजर आती हैं। मिनटों के इस ऑपरेशन में आतंकियों को सेकंड्स में मौत की नींद सुलाने वाले ये एनएसजी कमांडो के साथ K9 डॉग स्क्वाड की टीम है, जिनकी रफ्तार, जिनका वार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में कामयाबी की गारंटी है, जिनके चंगुल से आतंकी बचकर निकल नहीं सका है। एनएसजी जब भी किसी बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया जाता है तो उस दौरान कैसे उसके ऊपर जाना है, एनएसजी के कमांडोज के पास ऐसे तमाम नए नए तरीके की तकनीक है। और आप यहां पर जो व्हीकल देख रहे हैं, ये रूक व्हीकल है और ये एनएसजी के पास इस वक्त केवल मौजूद है, किसी दूसरी फोर्स के पास इस वक्त ऐसी गाड़ियां मौजूद नहीं है।
ये बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। रसिया से इसको खरीदा गया है और रूफ व्हीकल किसी भी फ्लोर पर जाने के लिए, यानी कि दूसरे या तीसरे महले तक इससे जाया जा सकता है सीधे। आप देखिए कि एनएसजी के कमांडो इस तरीके से ऑपरेशन के दौरान ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी गाड़ी जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, ये शेरपा व्हीकल है जो कि अमेरिका से खरीदी गई है और बहुत ही मजबूत गाड़ी, बुलेट प्रूफ व्हीकल होती है। इस व्हीकल का इस्तेमाल जब भी एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो करते हैं, इसमें 7 से 8 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आपको जो सीधे तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, टेररिस्ट ने जिस पूरे एरिया को हाईजैक कर रखा था, उसको जो एनएसजी की K9 टीम में बेल्जियन मेलेनोइस किस्म का जो डॉग है, उसने उसको पकड़ा है। और इस तरीके के ऑपरेशन इस वक्त एनएसजी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि अगर किसी घर को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है या फिर वहां पर लोगों को बंधक बना लिया है, ऐसे में इन लोगों को छुड़ाने के लिए एनएसजी ऐसे ही कदम बढ़ा रही है। बड़ी बात यह है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ जवान ही नहीं होते, बल्कि डॉग स्क्वाड भी होते हैं, जिन्हें आतंकियों पर शिकंजा कसने में महारत हासिल है। इन डॉग्स की अपनी खासियत है, अपनी खूबियां हैं। इस पूरे ऑपरेशन में जवान जहां गोलियों से मुकाबला करते हैं, तो इनके साथ मौजूद डॉग्स अपने जबड़ों और आंखों पर लगे खास इक्विपमेंट से। ये पूरी जो टीम आप देख रहे हैं वो एनएसजी के कमांडोज की है और एनएसजी अब इस वक्त इस घर में ऑपरेशन कर रही है। दरअसल यहां पर जो लिखा हुआ है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी का यही ध्येय वाक्य है, यही उसका मोटो है। और यहां पर जब भी किसी भी ऐसी घटना को अंजाम आतंकी देते हैं तो उस दौरान उनको घर को छुड़ाने के लिए ऐसे एनएसजी की तरफ से बढ़ाया जाता है। ये ब्लास्ट आप जो सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक तरीके का एनएसजी का ऑपरेशन है। और ऑपरेशन उस दौरान एनएसजी करती है जब किसी घर के अंदर पूरे घर को बंधक बना लिया जाता है एनएसजी या आतंकवादियों के द्वारा। तो उस दौरान एनएसजी के कमांडो अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और ये ऑपरेशन की तकनीक एनएसजी के पास ही मौजूद है, क्योंकि एनएसजी जो ब्लैक कैट कमांडो हैं, जब मूवमेंट करते हैं तो बहुत ही त्वरित गति से उस जगह पर पहुंचते हैं और आसानी से, तेजी से जाकर के उस पूरे इलाके को कैप्चर करके वहां से आतंक मुक्त करा लेते हैं। एनएसजी की टीम आधुनिक हथियारों से लैस है। इसके एक एक एक्शन की टाइमिंग दुश्मन या कहे कि आतंकियों की धड़कनें बढ़ाने वाली है। फिर चाहे वो बम डिफ्यूज करने वाले हथियार हो या फिर ऑपरेशन वाली जगह टीम के जवानों को पहुंचाने की कवायद, एनएसजी की इस टुकड़ी का एक्शन बेजोड़ है। आतंकियों के सफाये के साथ ही एक्शन यहां खत्म होता है। जाहिर जिस अंदाज में एनएसजी इस तरह के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देती है, उसके लिए इन जवानों की ट्रेनिंग और मॉडर्न वेपन, हौसले और हिम्मत की वो खुराक है जिनके बूते हिंदुस्तान की हिफाजत का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मानेसर से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। एनएसजी कमांडो के किसी भी ऑपरेशन में उतरने का मतलब कामयाबी की गारंटी। याद करिए 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमलों को। जब एनएसजी कमांडो उतरे तो न केवल आतंकी मारे गए, बल्कि एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ लिया गया। ऐसे कई मौके इस देश के इतिहास में आए हैं जब एनएसजी कमांडो को फ्रंट पर उतारा गया और ऑपरेशन पूरा किया गया। किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में एनएसजी की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार हैं। अपने इन्हीं हथियारों के बूते एनएसजी जवान ऑपरेशन का रुख अपने मुताबिक मोड़ देते हैं। फिर चाहे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना हो या फिर बहुमंजिला इमारतों को आतंकियों के कब्जे से आजाद कराने की जंग, हर हथियार अपने आप में आतंकियों और दुश्मनों की चुनौती है। तो एनएसजी कमांडो उनके काल। एनएसजी कमांडो के बेड़े में शामिल हथियारों को केवल और केवल उनके लिए ही खरीदा गया है। 1200 करोड़ के बजट वाले इस ग्रुप की ताकत को बढ़ाने के लिए 250 करोड़ का खर्च हर साल हथियारों पर किया जाता है, जिसकी बदौलत एनएसजी के हथियारों को आप देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं कि इनकी जद में आने वाले आतंकी या दुश्मन को अपने हथियार डालने तक का मौका नहीं मिलेगा। देश के एलीट कमांडो जब भी कहीं भी ऑपरेशन होता है और वहां बम विस्फोटक की जानकारी मिलती है, तो उस दौरान ये लोग ऑपरेशन करने के लिए यहां आरओवी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। इसको यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है और इसमें
4 कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के जरिए पूरी चारों तरफ की यानी 360 जानकारी उस जगह की मिलती रहती है। इसके साथ आपको बता दें कि ये जो आपको वेसल दिखाई पड़ रही है, एनएसजी के पास इस तरीके के खास तरीके के वेसल्स इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें अगर कोई भी विस्फोटक मिलता है तो उसको किस तरीके से डिफ्यूज करना है, इसका इस्तेमाल एनएसजी पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर कर रही है। आप देखिए कि इस वेसल में करीब 18 किलो के आसपास जो विस्फोटक है उसको डिफ्यूज किया जा सकता है और खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। केमिकल विस्फोटक अगर किसी भी तरीके का है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन टीएनटी जो है वो की महत्वपूर्ण बड़ा विस्फोटक होता है, उसको भी इस वेसल के जरिए डिफ्यूज किया जा सकता है। तो एनएसजी के पास इस वक्त अलग अलग तरीके के यहां पर इक्विपमेंट हैं। जब भी कोई आतंकी हमला या कहीं भी आईईडी छोड़ा जाता है तो उस दौरान इस तरीके के वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो आपको आरओवी दिखाई पड़ रहा है, ये खास तरीके का आरओवी है और इसको बाकायदे मॉनिटर भी यहां पर किया जाता है। जो एनएसजी के कमांडो मौजूद रहते हैं वो पूरी तरीके से इस पूरे एरिया को मॉनिटर करते हैं जहां पर इनको ऑपरेशन करना होता है और मॉनिटर के जरिए लगातार नजर रखी जाती है। एनएसजी की ताकत को बढ़ाने के लिए वो गाड़ियां भी हैं जिनके जरिए वो किसी भी ऑपरेशन वाली जगह तक पहुंचते हैं। इन गाड़ियों की खूबी न केवल एनएसजी जवानों की हिफाजत करती है बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद भी किसी हथियार की तरह काम करती है। इसमें सिर्फ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की गाड़ियां ही शुमार नहीं हैं, बल्कि वो गाड़ियां भी हैं जो किसी वीआईपी की हिफाजत के लिए जरूरी हैं। एनएसजी के पास ऐसी मजबूत व्हीकल मौजूद हैं, जब भी कोई ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो एनएसजी ये शेरपा गाड़ी है, इसके जरिए ऑपरेशन करती है। इसमें 8 से 10 एनएसजी के कमांडो एक साथ बैठ सकते हैं और ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। और इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये गाड़ी उस लोकेशन पर अगर पहुंचती है तो वहां पर जो एनएसजी के कमांडो हैं उनको पहुंचने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। शेरपा एक खास तरीके की व्हीकल है जो अमेरिका से इसको खरीदा गया है। इसके सबसे खास बात यह है कि इसमें जब भी ऑपरेशन करना होता है तो कमांडोज अंदर बैठते हैं, इसके साथ ही कुछ कमांडो जो पीछे होते हैं वो भी बैठते हैं। साथ ही एनएसजी के पास वीआईपी सुरक्षा करने के लिए इस तरीके की स्कॉर्पियो व्हीकल भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल वीआईपी की सुरक्षा करने में एनएसजी की तरफ से किया जाता है। हथियारों के बाद अब उन जवानों की बात जिनके दमखम, हिम्मत और हौसले के आगे ये हथियार भी सिर्फ नाम के हैं। इन जवानों की दस्तक ही दुश्मन में दहशत फैलाने के लिए काफी है। काले लिबास में आने वाले इन जवानों की आहट से किसी का भी कलेजा कांप सकता है। फिर इनके एक्शन के आगे ठहरने की बिसात किसी में कहां। तो वहीं ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी के जो हैं वो किसी भी रूम इंटरवेंशन के दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं और जब भी कोई आतंकी किसी भी घर को हाईजैक करने की कोशिश करता है तो उस दौरान एनएसजी के कमांडो ऑपरेशन के जरिए उसको वहीं पर ध्वस्त कर देते हैं। एनएसजी के पास जो K9 टीम आप देख रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण होती है और ये K9 टीम ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के कमांडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। K9 टीम के पास जो आपने K9 विजन सिस्टम देखा है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा कि ये K9 विजन सिस्टम के जरिए ऑपरेशन के दौरान पूरी चारों तरफ 360 विजुअल इनको मिलते रहते हैं और इस विजुअल का इस्तेमाल कंट्रोल रूम में किया जाता है और वहां से सीधे तस्वीरें जब कंट्रोल रूम पर मिलती हैं तो ऑपरेशन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो जो कि एलीट कमांडो हैं और किसी भी जगह पर ऑपरेशन करने के दौरान ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और आतंकी घटना अगर वहां पर होती है तो उसको पूरी तरीके से वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। एनएसजी की ताकत का मतलब आप समझ सकते हैं। किसी भी ऑपरेशन के लिए एनएसजी के पहुंचने का मतलब है कामयाबी की गारंटी। इसकी बानगी 26/11 जैसी वारदातों के दौर में देश देख चुका है। यही वजह है कि अब इस टुकड़ी की मौजूदगी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दिखाई देती है। मानेसर से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। एनएसजी दस्ते का गठन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हुआ। इतने सालों में एनएसजी कमांडोज की पहचान अलग ही रही। सरकार अपने इस दस्ते के लिए हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। हालांकि मोदी सरकार ने इनके हथियारों के लिए 250 करोड़ के बजट की अतिरिक्त व्यवस्था भी की है जिससे इन्हें लगातार अपग्रेड किया जा सकता है।
हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक और उम्दा कमांडो फोर्स, जिसका एक एक जवान दर्जनों दुश्मनों पर भारी है, जिसका मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं, साजिशों और नापाक इरादों की तह तक जाना है, जो सीक्रेट मिशन पर काम करती है। जमीन हो या आसमान, दुश्मन को मौत दिखाना जिनके लिए है सबसे आसान, जिनका खौफ दुश्मनों की रगों में दौड़ता है, जिनके मरने और मारने के इरादे से रूह कांप जाती है। इसी कमांडो फोर्स का नाम है एनएसजी, जिन्हें इंडियन ब्लैक कैट्स कहा जाता है। सेना पैरामिलिट्री फोर्स के चुनिंदा जवानों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एनएसजी का दस्ता तैयार होता है, जिनकी जिम्मेदारियों में देश की आतंकी हमलों से हिफाजत करने के साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी भी शामिल है। 1984 में बने इस दस्ते की पहचान हाईजैकिंग रोकने, बम्स का पता लगाने, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में देश के दुश्मनों को ढेर करने से। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में इन जवानों की तैनाती है, जो मानेसर के एनएसजी सेंटर में जुटे हैं। 10,000 एनएसजी कमांडो के ग्रुप में 7,000 के करीब जवान हैं, तो बाकी के अफसर। पूरा एनएसजी ग्रुप अपनी 5 टीमों के साथ एक्शन को अंजाम देता है। इन 5 टीम के अलग अलग काम हैं। किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए एनएसजी के इस ग्रुप की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है 51 और 52 एसएजी। इसके साथ 11 एसआरजी काम करती है। ये तीनों मिलकर एंटी टेररिस्ट मिशन को पूरा करते हैं, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करते हैं। एसएजी के जवान जहां सेना से लिए जाते हैं, तो वहीं एसआरजी के जवान पुलिस आर्म फोर्स से। स्पेशल रेंजर ग्रुप की बात करें तो इसमें एनएसजी के 3 स्पेशल ग्रुप हैं, 11, 12 और 13। 11 एसआरजी के कमांडो की भर्ती बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल से होती है। स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, ये ग्रुप सेना और पैरामिलिट्री फोर्स से मिलकर बना है। ये ग्रुप आतंकियों से जंग करता है। इनकी तैनाती मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर में है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप, इस ग्रुप की तैनाती मानेसर में है। इसका काम कमांड ग्रुप्स को कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट देना है। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, इसका मुख्य काम बम को डिटेक्ट करना और डिफ्यूज करना है, साथ ही बम धमाकों की जांच करना भी। ग्रुप के कमांडो एक्सप्लोजिव इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग किए होते हैं। एनएसजी के हथियारों की खेप भी मॉडर्न होती है, जिसकी झलक मानेसर में चल रहे ऑल इंडिया कंपटीशन में देखी जा सकती है। हिंदुस्तान की सुरक्षा का कवच इन काले कपड़े में सजे कमांडो को देखकर समझा जा सकता है। भरोसे के लिए इन जवानों का अंदाज, इनकी तैयारियां, ट्रेनिंग और एक्शन है। मानेसर से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं शुभ सौगात की। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राज्य को पहली वंदे भारत का तोहफा मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश को मिली रफ्तार की ये सौगात कई मायनों में खास हो जाती है। आओ हम सब भरें उड़ान, भारत को श्रेष्ठ बनाने में दें अपना योगदान, भारत को ख्याति दें विश्व भर। आओ हम सब बनाएं भारत को आत्मनिर्भर, सब मिलकर आए साथ साथ, होगा सबका साथ, सबका विकास। आओ हम बनाएं भारत को महान। जय हिंद, जय भारत। अपने प्रधानमंत्री से रूबरू होने की खुशी और उल्लास बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। प्रधानमंत्री भोपाल में थे और वंदे भारत एक्सप्रेस में बच्चों के बीच थे। करीब 300 बच्चे प्रधानमंत्री के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। बच्चों ने उन्हें कविताएं सुनाई और उनसे बातचीत की। देश की उन्नति में खुशी है, वंदे भारत में एक नई इच्छा। असल में आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को रफ्तार की नई किश्त देने आए थे। उन्होंने भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे भोपाल से दिल्ली तक का सफर छोटा और आरामदायक हो गया। ये देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। वंदे भारत ट्रेन में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी हैं।
आरामदायक सीटों के अलावा कोच में टॉकबैक लगे हैं, जिससे यात्री इमरजेंसी की स्थिति में फौरन ट्रेन के गार्ड और लोको पायलट को सूचना दे सकेंगे। ट्रेन में ऑटोमेटेड डोर है, कोच में सीसीटीवी और अलार्म भी लगे हैं, और अगर आप अपना फोन चार्ज करना भूल गए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ट्रेन में जगह जगह फोन चार्ज करने के लिए भी पॉइंट्स हैं। ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन सुबह 5:55 पर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी और दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। वहीं दोपहर 2:45 पर ट्रेन दिल्ली से चलेगी और रात 10:35 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ जाएगी। इस दौरान ट्रेन को 7 घंटे और 50 मिनट का समय लगेगा, जो अन्य ट्रेनों के मुकाबले 3 घंटे कम है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री जब जनता से मुखातिब हुए तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। आज 1 अप्रैल है, इसलिए अप्रैल फूल के बहाने कांग्रेस पर चुटकी ली। आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। अब तक देश में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग अंतर्राज्यीय मार्गों पर शुरू हुई हैं। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चली थी। इसके बाद रेलवे ने नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, गांधीनगर मुंबई, नई दिल्ली अंब अंदौरा, चेन्नई मैसूर, नागपुर बिलासपुर, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम, मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। जिन्हें देश भर में रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो रहा है। असल में वंदे भारत ट्रेनें रेलवे की आधुनिकीकरण का चेहरा बन गई। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को रफ्तार के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं भी मिलती हैं, जो देश में ट्रेन यात्रा के नए मानक बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है, मौसम कूल हो गया है, तो पहाड़ों में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड में हिमपात के बीच में 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं हिमाचल में सैलानियों का काफिला बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहा है। देखिए उसकी तस्वीरें। इन दिनों हो रहे हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदारनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला यहां थम ही नहीं रहा। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। हालत ये है कि केदार धाम में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बर्फ से ढक चुकी है, लेकिन यहाँ काम में जुटे मजदूरों को हिमपात की परवाह नहीं। वो लगातार मंदिर तक पहुँचने के हर रास्ते पर पड़ी बर्फ की चट्टानें हटाकर रास्ता बनाने के काम में जुटे हैं, ताकि इस महीने मंदिर के कपाट खुलने के साथ शुरू होने वाली तीर्थ यात्रा की तैयारियां पूरी की जा सके। हिमपात के बीच केदारनाथ धाम में निर्माण का काम भी चल रहा है। हालांकि अभी तक पुनर्निर्माण के दूसरे चरण का काम शुरू नहीं हो सका। फिर भी तमाम मजदूर और कर्मचारी यहां पूरे जोश और हौसले के साथ तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करने में लगे हैं। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है।
जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। लिहाजा समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। केदार धाम जैसा ही हाल भगवान बद्री विशाल के बद्रीनाथ धाम का भी है। इस इलाके में भी रुक रुक कर बारिश और हिमपात के चलते ठंड बढ़ गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। सिर्फ यही इलाके नहीं बल्कि उत्तराखंड में ऊंचाई वाले तमाम जगहों पर मौसम की करवट बदलने के कारण अप्रैल में हिमपात देखने को मिल रहा है। नीति घाटी के गांव बर्फ के आगोश में दिखाई दे रहे हैं। माणा घाटी और हेमकुंड साहिब में भी एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अप्रैल की ताजा बर्फबारी रंग दिखा रही है। मनाली में अटल टनल और रोहतांग दर्रे के आसपास हिमपात हुआ है। इसके कारण इधर से गुजरने वालों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है, लिहाजा उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गर्मी शुरू होने पर बर्फबारी का दौर शिमला के आसपास भी जारी है। कुफरी में आसमान से बर्फ के सफेद फाहे गिरते देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तमाम लोग इस बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए। ऐसा लगा जैसे लोगों की मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। हिमपात की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी और बारिश के चलते इन इलाकों में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ों में मौसम का हाल ऐसा ही रह सकता है। 1 से 2 दिन मौसम ठीक रहेगा, लेकिन फिर से एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो है 3 तारीख के आसपास अप्रोच कर रहा है और 3 और 4 तारीख में फिर से हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर एरियाज में बारिश होगी और जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहां पे बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में मौसम का मजा लेने आ रहे सैलानियों को एहतियात बरतने और सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि कई जगहों पर ओले पड़ने, सड़कों पर फिसलन बढ़ने और विजिबिलिटी घटने का भी अनुमान है। उधर पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में भी हालिया हिमपात के कारण नजारा बेहद मनमोहक हो गया। दार्जिलिंग के पास के इलाकों में इस साल 26 जनवरी से अब तक 5वीं बार बर्फबारी हुई है। इसके कारण ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले हिस्सों तक हर तरफ तापमान में गिरावट है। वैसे तो फिलहाल हिमपात का सीजन नहीं, लेकिन दार्जिलिंग और आसपास ये बर्फबारी सैलानियों को जरूर आकर्षित कर रही है। दार्जिलिंग से कैश अंसारी, शिमला से विकास शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।